Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of July 2022. 19 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा, 1 पर्सन 1 लाइक का मैंने फॉर्मूला बनाया है, तो अगर आप उसको लाइक कर पाएँ तो अच्छा है। जो लोग नए हैं वो पेशेंस रखेंगे, कंटेंट उनको अच्छा लगेगा। जस्ट बी विद अस, जस्ट हैव फेथ एंड आपको अच्छा लगेगा कंटेंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मौर्यन गवर्नमेंट हैड इक्वल कंट्रोल ओवर ऑल द रीजन्स ऑफ द एम्पायर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है स्लेवरी वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन द मौर्यन एम्पायर। अब आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या बोथ इनकरेक्ट या नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, दोनों में बोथ लिख गया। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है, कर्जन ब्रॉट इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट which, number A, nationalized all the higher educational institutions in India, removed social sciences from curriculum of private universities to curb nationalism. C, brought all the universities in India under the control of the government. या D, did away with the territorial jurisdiction of the universities. तो ये इसमें से क्या हुआ था जब कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय द टाइम गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, A, he had already forged a technique of satyagrah in South Africa. Second is, the first Swadeshi movement has already been waged. थर्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें हो चुकी थी जब महात्मा गांधी आए यहाँ पे। तो एक एक करके मैं आपको आंसर्स तो बताऊंगा इन क्वेश्चंस के, लेकिन आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड, एंड फिर उसके बाद आप बताइएगा कि कितने आपने सही किए हैं। तो पहला जैसे सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ऑब्वियसली हर जगह पे इक्वल कंट्रोल तो हो नहीं सकता, किसी भी एम्पायर का इनफैक्ट हर जगह इक्वल कंट्रोल नहीं हो सकता। तो दैट इज द थिंग विच इज इनकरेक्ट। दूसरा मैंने पूछा स्लेवरी वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन द मौर्यन एम्पायर, तो ये भी गलत है ना, स्लेवरी कंप्लीटली एब्सेंट नहीं हो सकती। तो दैट वाज अनदर स्टेटमेंट विच वाज रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग। ठीक है ना। दूसरा मैंने आपसे पूछा कर्जन ब्रॉट इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, तो इसने क्या किया था? तो इसका आंसर है सी, इट ब्रॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए सबको अपने कंट्रोल में ला रही थी। ठीक है ना। तो ये था। और तीसरा है कि बाय द टाइम गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, तो ये तीनों चीज़ें हो चुकी थी, क्योंकि सत्याग्रह की जो टेक्निक है, यूनिक टेक्निक, वो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही डेवलप कर ली थी। पहला स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 1905 का टाइम आपको याद हो, 1905 के टाइम पे स्वदेशी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हो चुकी थी, इसलिए तीनों चीज़ें हो चुकी थी। और महात्मा गांधी आए कब थे? वो 1915 में आए थे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रेसिडेंट शुड नॉट मेयरली रिमेन अ रबर स्टैम्प इन द इंडियन रिपब्लिक। द प्रेसिडेंट का पोस्ट है, इट शुड नॉट मेयरली रिमेन एज अ रबर स्टैम्प इन द इंडियन रिपब्लिक। व्हाट रोल शुड अ प्रेसिडेंट प्ले? क्या रोल प्रेसिडेंट को प्ले करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है जागृति। ठीक है ना। तो जागृति नाम की चीज लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च की है। क्या है जागृति? तो जागृति इज एक्चुअली अ मैस्कट फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। जागृति एक मैस्कट है जो कि एम्पावर करेगा कंज्यूमर्स एंड जनरेट करेगा अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ठीक है ना। It will be projected as an empowerment of consumers who is spending ये एक empowered consumer के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। It will be projected as a empowered consumer। ठीक है ना। ये जागृति जो है वो एक empowered consumer के रूप में प्रोजेक्ट की जाएगी, और it will be for addressing the challenges which the customers face, है ना। जो customers या consumers challenges face करते हैं, एक एक करके किस तरीके से जागृति उनका प्रॉब्लम से अपने आप को निकालती है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। द एम इज टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन। ऑब्वियसली जागृति के माध्यम से कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन को वो किया जाएगा, है ना। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर देयर।
एक मैस्कट के रूप में जागृति याद रखेगा। दूसरा है इंडिया और भूटान रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर लें थोड़ा सा। अभी डोकलाम फिर से न्यूज़ में आ रहा था, तो एक बार इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो इंडिया एंड भूटान के बहुत पहले से कल्चरल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक टाइज रहे हैं। अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान। दूसरा, हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी कर रखी है भूटान के साथ। सबसे पहले 8 अगस्त 1949 में 8 अगस्त 1949 में भूटान और इंडिया ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विच वॉज कॉलिंग फॉर पीस बिटवीन द टू नेशंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। ठीक है ना, तो हम इसमें दोनों ही नेशंस ने कहा कि भाई एक ट्रीटी ऑफ पीस है और दोनों ही नेशंस एक दूसरे के साथ नॉन इंटरफेरेंस रहेंगे, मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है ना, फिर ये ट्रीटी जो है 1949 की ये दोबारा रीनिगोशिएट हुई इनटू द न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 2007 में न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में ये साइन की गई। The new treaty replaced the provisions requiring Bhutan to take India's guidance on foreign policy with modern sovereignty and not require Bhutan to obtain India's permission over arms import। मतलब देखो क्या था कि पहले की ट्रीटी थी जब 1949 के, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे भूटान के ऊपर, लेकिन 2007 की ट्रीटी में रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए कि भूटान की खुद की फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, भूटान के आर्म्स इंपोर्ट भूटान के उसके रहेंगे, उसमें रहेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड्स को एक इक्वल की तरह ट्रीट किया गया है ना। 2007 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी उसमें दोनों को इक्वल के रूप में ट्रीट किया गया और ये कहा गया कि नाउ यू पीपल विल कोऑपरेट क्लोजली विद ईच अदर, है ना, आप लोग क्लोजली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे। उसका कुछ फायदा निकला? बिल्कुल निकला। कमर्शियल अगर हम रिलेशंस देखें तो इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, पहली चीज है ना। इंडिया एंड भूटान हैव साइंड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट इन 2016। दोनों ही कंट्रीज ने ट्रेड, ट्रांजिट एंड कॉमर्स में एग्रीमेंट साइन किया है 2016 में। ठीक है ना, एंड टूरिज्म इज अनदर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। दोनों ही कंट्रीज टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया भी प्रमोट करता है और भूटान भी काफ़ी सुंदर है इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एनर्जी कोऑपरेशन के फील्ड में ही दोनों ने कोलैबोरेट किया है, कोऑपरेट किया है। ठीक है ना, तो एनर्जी के फील्ड में भी किया है। ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। और चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे वो अलग इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो, ये सारे फील्ड्स में इंडिया ने भी काफ़ी मदद की है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप देखें तो भूटान काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है भूटान का, तो इट एक्ट्स एज अ बफर टू चाइना, है ना। ये बफर स्टेट के रूप में काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। एंड ना केवल इंडिया के लिए भूटान स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये चाइना के लिए भी स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूटान इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एज वेल। ठीक है ना, तो चाइना भी काफ़ी प्रयास करता रहता है कि भूटान में जाकर के किसी तरीके से कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए। और आपको अभी डोकलाम इशू तो याद ही होगा, है ना, डोकलाम वाला जो चुम्बी वैली जो है विच इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द भूटान, इंडिया एंड चाइना, है ना। चुम्बी वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ट्राई जंक्शन में लोकेटेड है, विच इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, इंडिया एंड चाइना। लगभग 500 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द चिकन स्नेक। और चिकन स्नेक वो पॉइंट है जो कि हम इंडिया का जो मेनलैंड है उसको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन से कनेक्ट करता है। ठीक है ना, तो चिकन स्नेक के पास ही था ये रीजन, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली डोकलाम को कि इंडिया वहाँ पे मेक श्योर करे कि चाइनीज़ इंटरफेरेंस बिल्कुल ना रहे। और वो चीज़ हमने की भी, हमने भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया, भूटान की पूरी मदद की, और दैट वाज इट। एंड ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दी है नॉर्म्स फॉर रेजिंग द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को रेज करने के जो नॉर्म्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा ईजी कर दिए हैं, यानी कि थोड़े से उनको रिलैक्सेशन कर दिया है। अब क्या होता है ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ये इंडियन कंपनीज कैसे ले सकती हैं, क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ईसीबी जो होते हैं बेसिकली दे आर कमर्शियल लोन्स, याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं इनको। ये कमर्शियल लोन्स होते हैं एक तरीके से दैट एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज कैन रेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये वो कमर्शियल लोन्स हैं जो हमारे इंडिया की जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो आउटसाइड दिस कंट्री दे कैन टेक दीज लोन्स, है ना, वो ये लोन आउटसाइड द कंट्री से ले सकते हैं। ठीक है ना, अब ये लेते किससे हैं? ये रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी, ऐसा नहीं कि किसी भी एंटिटी से ले लेंगे, दे विल टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी। अब ईसीबीज जो होते हैं कैन बी बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, लोन्स एक्सेट्रा, अलग अलग फॉर्म्स में, बायर क्रेडिट के रूप में, सप्लायर क्रेडिट के रूप में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के रूप में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के रूप में, लोन्स के रूप में, ये अलग अलग फॉर्म्स से उसको रेज किया जा सकता है।
ठीक है ना। नाउ ECBs कैन बी रेज्ड वाया द ऑटोमेटिक रूट, ECBs कैन बी रेज्ड वाया द ऑटोमेटिक रूट वेयर केसेस आर एग्जामाइंड बाय द ऑथराइज्ड कैटेगरी डीलर, है ना। तो ECBs जो है दे कैन बी रेज्ड वाया द ऑटोमेटिक रूट एज वेल, उनको ऑटोमेटिक रूट से भी रेज किया जा सकता है, वेयर केसेस एग्जामाइंड बाय द ऑथराइज्ड कैटेगरी डीलर और द अप्रूवल रूट वेयर, मतलब इसको ऑथराइज्ड मतलब एक तो ऑटोमेटिक रूट से भी ले सकते हैं, एक अप्रूवल रूट से भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। ECBs ऑटोमेटिक रूट से भी आ सकते हैं जहां पे ऑथराइज्ड कैटेगरी डीलर है, और अप्रूवल रूट से भी आ सकते हैं वहां जहां पे हमको एप्लीकेशन जो है बोरो की वो फॉरवर्ड करनी पड़ती है RBI के माध्यम से थ्रू ऑथराइज्ड डीलर्स, ठीक है ना। तो ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू हमको फिर RBI को करना पड़ता है, दोनों तरीके से होते हैं। बोरोवर्स मस्ट फॉलो द नॉर्म्स ऑन मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग एंड यूसेज एक्सेट्रा। तो एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स है कि भाई कितना मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, कितना मैक्सिमम इन ऑल कॉस्ट सीलिंग मतलब कितना ले सकते हैं उसकी एक सीलिंग होती है। देन एंड यूसेज कहाँ आपको जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का यूज़ करना है उसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें RBI डिसाइड करता है। अब देखो रिलैक्सेशंस क्या ऑफर किए, तो RBI ने पहले जो था बोरोइंग लिमिट जो थी earlier had raised the borrowing limit under the automatic route, पहले ऑटोमेटिक रूट में जो मतलब जिसमें RBI का अप्रूवल नहीं लगता है उस रूट में जो बोरोइंग लिमिट थी वो $750 मिलियन से रेज करके $1.5 बिलियन कर दी थी कर दी है अप टिल 31 दिसंबर 2022। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि $750 मिलियन से बढ़ा करके $1.5 बिलियन तक अब आप ऑटोमेटिक रूट में बोरोइंग कर सकते हो टिल 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 तक। ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कम हो गया है वो बढ़ जाए। ऑब्वियसली हमारा रुपया गिर रहा है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो करेंसी आपके यहाँ कम होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब है कि डॉलर की कम है ना। तो एक ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट चाहता है कि थोड़ा डॉलर और कंट्री में आए, क्योंकि डॉलर जब कंट्री में आएंगे तो डॉलर की वैल्यू थोड़ा गिरेगी और फिर हमारे रुपया स्ट्रांग होगा, तो अल्टीमेटली दैट विल हेल्प अस इन सम अदर वेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज़ आइटम्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप कि मैंने जस्टिफाई कर दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कल कंडक्ट हो गया एंड फाइनली वी हैव गॉट आर न्यू प्रेसिडेंट, है ना। मुर्मू जी जो है हमारी नई प्रेसिडेंट के रूप में आई हैं। सो ऑल द बेस्ट टू हर ऑल्सो एंड लेट्स होप दैट शी यूटिलाइजेज हर पावर वेरी thoughtfully and वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें अपनी पावर का। सो दैट इज़ वॉट वी ऑल होप फॉर, वी ऑल होप फॉर अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, वी ऑल होप फॉर अ प्रेसिडेंट टू लुक फॉरवर्ड, है ना। एंड दैट इज़ वॉट वी कैन जस्ट विश फॉर हर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है, ठीक है ना। तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे अगली न्यूज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स द टाइम फॉर ऑडिट ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो एक तो बस आपको लोकेशन याद रखिएगा कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो वो तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम यानी केरला में आपका लोकेटेड है ना। तो तिरुवनंतपुरम केरला, यहाँ आपको आपका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसका बस आप लोकेशन याद रखिएगा एटलीस्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब ये आप जो आर्टिकल है ये आप मान सकते हैं कि GS2 का आर्टिकल है, आप इसको GS2 के नोट्स में। अच्छा, आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं ना तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या करेगा कि एटलीस्ट आप 4 सेट्स ऑफ लूज पेपर रखिए, 4 सेट्स ऑफ लूज पेपर जो कि आप अलग अलग फोल्डर्स में डाल सकें। एक GS1 का फोल्डर है, एक GS2 का फोल्डर रहेगा, एक GS3 का फोल्डर रहेगा, एक GS4 का फोल्डर रहेगा। ना केवल न्यूज़ आइटम्स बल्कि एडिटोरियल्स भी आप अलग अलग सेपरेट उसमें ही किया करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर न्यूज़ आइटम का प्रॉपरली बता दूं। जैसे ये एडिटोरियल जो है ये एडिटोरियल रिलेटेड है, आप इसमें कीवर्ड्स भी लिख लीजिए। ये रिलेटेड है बेल से, ये रिलेटेड है बेल वर्सेस जेल से, मतलब जेल कब भेजना बेल कब देनी है इससे रिलेटेड है। तो इसको आप GS2 में ऐड करिएगा, ये पॉलिटी वाला सेक्शन में आएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 केसेस के बारे में मेंशन है पहले ऑथर द्वारा। कैसे आप लिखेंगे इस नोट्स को, तो जैसे
आपने लिख लिया, मतलब आपने इसका टाइटल जो भी लिखा आपने, या तो कार्ड बिफोर द हॉर्स लिखा या फिर बेल वर्सेस जेल, जो भी आप है, तो यहाँ से जो भी आपको इजी समझ में आए, टॉपिक से कुछ नहीं होता है ना। तो अब सबसे पहले दो केसेस आप लिखेंगे। दो केसेस कौन से हैं? पहला केस है यहाँ पे सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, जो केस लिखा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू एक्सपैंड द स्कोप फॉर द ग्रांट ऑफ अर्ली बेल, है ना। अर्ली बेल देने के लिए थोड़ा उसके स्कोप को वाइड करने की जो बात है वो सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई केस में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब आपके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है, मतलब अरेस्ट करने के सफिशिएंट कॉज नहीं है तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड ग्रांट अर्ली बेल, आपको अर्ली बेल देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी रिसेंटली आपको पता होगा कि एन वी रामन्ना जी जो है हमारे चीफ जस्टिस, ही हैज आल्सो सेड दैट कि जब आपके पास सफिशिएंट कॉज नहीं होता है और आप किसी को अरेस्ट करते हो, हेस्टी अरेस्ट करते हो, तो ये एक तरीके से उसका जो राइट है ऑफ पर्सनल लिबर्टी उसको आप इंजर कर रहे हो, यू आर इंजरिंग द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ दैट पर्सन, है ना। सिंपल सी बात है। एंड नॉर्मली इन्होंने ये भी कहा कि जो अरेस्ट है दैट शुड नॉट बी द रूल, द अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन, बेल शुड बी द रूल। सिंपल सी बात है। कोर्ट ये कहता है कि अरेस्ट शुड नॉट बी अ रूल, अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन, रादर बेल शुड बी द नॉर्मल रूल। और इसके लिए हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो है अर्नेश कुमार 2014 प्रिंसिपल्स, अर्नेश कुमार प्रिंसिपल्स या अर्नेश कुमार गाइडलाइंस 2014 की अर्नेश कुमार प्रिंसिपल्स वर्सेस अर्नेश कुमार और अर्नेश कुमार गाइडलाइंस। एक्चुअली ये केस था अर्नेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 2014 का, ये लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन ये कौन से केस में मेंशन्ड है, तो ये मेंशन्ड है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का लैंडमार्क जजमेंट है। और इसमें उन्होंने कहा था कि भाई पनिशमेंट, और स्पेशली इन केसेस में जहां पे लेस देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, जहां लेस देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, वहां तो बिल्कुल जो अरेस्ट है बिल्कुल, जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो कि ये मैंडेटरी हो, नेसेसरी हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तब तक आप बिल्कुल अरेस्ट मत करिए, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये रिलेटेड है सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द सीआरपीसी, अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्टिंग एन एक्यूज्ड and is expected to issue a notice of appearance in cases involving offences that attract a prison term for less than 7 years। तो सेक्शन 41 एंड 41A जो है ये दोनों ही रिलेटेड है फॉर द ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग प्रिजन टर्म्स फॉर लेस देन 7 years। इन केसेस में पहली चीज तो पुलिस ऑफिसर को अगर अरेस्ट करना है तो ही शुड हैव अ रिकॉर्ड इन राइटिंग कि क्यों, व्हाट वाज द रीजन फॉर अरेस्टिंग दैट पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये भी कहा है कि आप एक सेपरेट बेल एक्ट निकालो, मतलब सीआरपीसी के थ्रू तो हम बेल देते हैं जो भी है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड क्रिएट अ सेपरेट बेल एक्ट। आपको एक सेपरेट बेल एक्ट लाना चाहिए ताकि बेल प्रोसेस जो है वो और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए एंड बेल शुड बिकम द रूल रादर देन एक्सेप्शन, बेल शुड बिकम द रूल। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सेकेंड जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है 5-day वर्क वीक माइट बी फेडिंग अवे। अब ये जो है देखो, ये आपका GS1 का भी टॉपिक हो सकता है, GS3 का भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसको GS3 आपको बोलूंगा क्योंकि इकोनॉमी से काफी रिलेटेड इसके पॉइंट्स हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको GS3 में रखिए, है ना, GS3 में रखिए। अदरवाइज होने को तो ये GS1-2 किसी में भी फिट बैठा लेगा यूपीएससी, लेकिन अभी आप GS3 में रखिए 5-day वर्क वीक, है ना, माइट बी फेडिंग अवे। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर अभी जो आप काम कर रहे होंगे मोस्टली जो प्राइवेट, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, मतलब एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर सिविलियन पोस्ट में है, ठीक है ना, जैसे कि अगर जो पुलिस पोस्ट में है या जो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्विसेज में, वो तो भूल जाएं, उनकी बात नहीं चल रही है। लेकिन जो लोग सिविलियन पोस्ट में अगर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप सबने देखा होगा कि 2-day वीकेंड रूल चलता है। 2-day वीकेंड मतलब वीकेंड 2 दिनों का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऑथर इज कॉलिंग फॉर अ 3-day वीकेंड। ऑथर क्या बोल रहा है कि भाई 3 दिन का वीकेंड हो अगर तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके लिए क्या क्या उन्होंने मतलब रीजंस दिए हैं वो देखते हैं। पहला रीजन उन्होंने दिया कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने प्रिडिक्ट किया था। जॉन मेनार्ड कीन्स आप सबको पता है कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड कीन्स इंडिया के। तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि भाई एक ऐसा दिन आएगा
जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन केवल 15 घंटे एक वीक में काम कर रहे होंगे। ऑफिशियल अगर आप देखें तो 8 घंटे का एक दिन होता है, तो 15 घंटे का मतलब है कि 2 दिन ही काम करेगा। तो कुल मिलाकर के ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका ऑप्टिमिस्टिक हो गया। तो ऐसा तो नहीं हो पाया कि 15 घंटे का ही वीक हो, लेकिन ऑथर ने कहा कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जॉन मेनार्ड कीन्स भी इस उसमें थे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा जो नंबर ऑफ वर्क डेज है वो घट जाएंगे, है ना। कुल मिलाकर के जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्यों ऐसा बोला होगा कि भाई मेरा जो पोता रहेगा वो केवल 15 घंटे ही काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक पैरामीटर ये होगा कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर ऑफ वर्क डेज हैं वो डिक्रीज होंगे, है ना। गॉट क्लैरिटी विद दैट। अब यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन ऑथर ने कहा कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई किया विद सम अदर थिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे ट्राई किया? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा भाई कि हम 4 डे वीक अप्लाई करके देखते हैं। तो उन्होंने अपनी एक यूनिट में, जो उनकी जापान की यूनिट रही होगी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 4 दिन का वर्क वीक लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा। और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकले काफ़ी पॉजिटिव निकले। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि देयर वाज अ 40% इंक्रीज इन द वर्कर प्रोडक्टिविटी, है ना, और ये इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन भी लेके आ रहा था। जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो ऑलरेडी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मतलब कि जो ऑफिस में जैसे लीव्स और ये सब लिए जाते हैं ये सब भी बहुत कम हो गए, तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। मैसिव 23% डिप इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। 3 दिन ऑफिस बंद हो रहा है 2 दिन की जगह, तो अब ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कॉस्ट कटिंग हो गई, है ना। 60% फॉल इन द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन दी ऑफिस। जो नंबर ऑफ पेजेस, अब ये देखो इनडायरेक्टली ये इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। दूसरी चीज़, आपका जब पेजेस कम यूज होंगे तो पेड़ कम कटेंगे तो ऑब्वियसली आपको इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को मदद मिल रही है। तो ये सारे जो फायदे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने नोटिस किए वंस दे वेंट फ्रॉम अ 5 डे वीक टू अ 4 डे वीक रूटीन, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया था जो ऑथर ने दिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है, ये नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ये कम करने से आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब ऑथर ने कुछ ये चीज़ें बताई कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, तो ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि इन्वायरमेंट को मदद मिलेगी, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली हैं ही, है ना। एंड दूसरी चीज़ ये भी है इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑफिस आने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं अगर 4 दिन आप आ रहे हैं तो, क्योंकि आजकल तो ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है उसने सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस का अगर आप यूज़ करते हैं तो 4 डे वीक और 1 डे फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आराम से, और ज़्यादा नहीं, जस्ट 3-4 आवर्स आप काम कर लें और घर से ही बैठ के, तो दैट कैन इक्वली सफिशिएंट फॉर दैट, है ना। अब वहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वन शू फिट ऑल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। बहुत सारे सर्विस सेक्टर के काम ऐसे होंगे, जैसे कि मान लो कोई बार्बर है, सम बार्बर इज गिविंग द हेयर कट, है ना। अब बार्बर को अगर मैं बोलूं कि तुम भाई 3 ही दिन काम करो या 4 दिन काम करो, इससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, वो वहां पे लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार्बर जो है उसको सारे दिन आना पड़ेगा, सारे दिन काम करना पड़ेगा। जो डेली वेज का वर्कर है, जो डेली वेज में कमा रहा है, उसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप केवल 3 दिन कमाओ, है ना। तो इट विल नॉट बी अ वन शू फिट ऑल स्ट्रेटजी, इट विल डेफिनेटली बी इम्प्लीमेंटेड इन बिट्स एंड पीसेज, अलग अलग जगहों पर ही लागू हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल्स में या जो इस तरीके की सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस हो गया, यहाँ पर आप ये लागू नहीं कर सकते। तो कुछ इसके लिमिटेशन ज़रूर रहेंगे, लेकिन इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए वन सजेशन कैन बी देयर कि आप वर्कफोर्स को एक्सपैंड करो ना। इसका एक इनडायरेक्ट कर सकते हो, आप वर्कफोर्स को एक्सपैंड करो। अब जैसे आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना कि भैया आधी वर्कफोर्स 3 दिन काम करें, आधी वर्कफोर्स दूसरे 3 दिन काम करें, ऐसा आप कर सकते हो। तो वर्कफोर्स को एक्सपैंड करोगे तो जॉब भी ज़्यादा बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स विल इंक्रीज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो ये एक सजेशन है, लेकिन ठीक है, दैट इज समवेयर इट क्रिएट्स सम क्वेश्चंस आल्सो, है ना, कुछ क्वेश्चंस रेज कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली दीज आर द व्यूज ऑफ द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्रोथ एंड वेलफेयर। अब ये जो आर्टिकल है ये भी आपका GS2 का टॉपिक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो फ्रीवीज या रेवड़ी कल्चर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी नाम दिया है, क्या नाम दिया इसको, रेवड़ी कल्चर, मतलब कि आपने रेवड़ी बांटने की बातें करने लगे, मतलब आप जा करके आपने वहाँ फ्रीवीज बांट दिए, आपने वेवर्स दे दिए, ये सारी, तो इसको रेवड़ी कल्चर बोला है उन्होंने। तो ये चीज़ जो है वो स्टॉप होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को उठाया है, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन स्टिल इट इज़ अ गुड
स्टार्ट की जो फ्रीवी कल्चर है या रेवरी कल्चर है या फिर ये जो अलग अलग अनाउंसमेंट्स कर दिए जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैंकिंग पे, ये स्टॉप होना चाहिए, है ना। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट शुड बी द बेसिस ऑफ द जस्टिस। ये प्राइम मिनिस्टर की थ्योरी है कि डेवलपमेंट शुड बी द बेसिस ऑफ जस्टिस। मतलब कि जब आप डेवलप करेंगे तो ट्रू जस्टिस वही होगा, ट्रू सोशल जस्टिस वही होगा कि आप बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करें, बैकवर्ड एरियाज में आप टॉयलेट फैसिलिटीज़ डालें, बैकवर्ड एरियाज में आप हाउसिंग फैसिलिटीज़ दीजिए, बैकवर्ड एरियाज में आप गैस प्रोवाइड कराइए, बैकवर्ड एरियाज में आप बेसिक हाइजीन प्रोवाइड कराइए, बैकवर्ड एरियाज में आप हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाइए। तो ये होता है बेसिकली द ट्रू सोशल जस्टिस। इन दैट टर्म ट्रू सोशल जस्टिस यही होता है। तो ऑथर ने यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है एंड आई होप यू ऑल्सो गॉट द क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे एससीओ की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली 2 नए मेंबर्स जुड़ने वाले हैं। एक है ईरान, दूसरा है बेलारूस। ईरान एंड बेलारूस विल सून बिकम द न्यूएस्ट मेंबर्स ऑफ द दिस एससीओ, ठीक है ना। तो अगर हम एससीओ की बात करें तो इसका फाउंडेशन 2001 में होता है, 2001 में, और ये शंघाई 5, उस समय 5 कंट्रीज थी, इनके नाम याद रखिएगा, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यही थे शंघाई 5। अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि शंघाई 5 का मेंबर कौन था, है ना, वो एससीओ का नाम पूछ करके शंघाई 5 का पूछ ले तो बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी, है ना। तो इट कैन बी ए क्वेश्चन रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, दीज वर द 5 इनिशियल मेंबर्स। उसके बाद उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया तो 6वां मेंबर उज़्बेकिस्तान बना, और उसके बाद 2017 में 2 मेंबर्स इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया तो 8 मेंबर्स हो गए। तो प्रेजेंटली देयर आर 8 मेंबर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जो चार्टर है एससीओ का वो 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में बना, ठीक है ना। तो चार्टर एससीओ का कब बना? 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका चार्टर बना, ये भी आप फैक्ट लिख सकते हैं। और इसका जो एम है वो क्या है? एम इज बेसिकली टू कोऑपरेट इन पॉलिटिक्स, cooperate in trade, cooperate in economy, research and technology, cooperate in culture। फोकस एरियाज हैं इसके एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या क्या फोकस एरियाज हैं? एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता है GS2 का ही टॉपिक है। ये GS2 का क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन और ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये GS2 का टॉपिक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इट कॉल्स फॉर जॉइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ऑब्वियसली एससीओ का एक एम ये भी है कि पूरे रीजन में पीस रहे, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रहे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो ये कुछ एम्स हैं जो कि एससीओ के हैं, और इंडिया जो है वो उसका मेंबर 2017 में बना, है ना। ऑब्जर्वर मेंबर तो आई थिंक इंडिया 2005 में बन गया था, लेकिन 2017 में फुल मेंबरशिप मिली। और एससीओ का सेक्रेटेरिएट में 2 परमानेंट बॉडीज भी हैं, है ना। एससीओ में 2 परमानेंट बॉडीज भी हैं। एक तो एससीओ सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में बेस्ड है, और दूसरा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको रैट्स बोलते हैं। तो 2 परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं? एससीओ सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा आपका शंघाई कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक चीज़ ये कहना है कि माइनॉरिटीज़ जो है काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है ना, ये बहुत ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं है। और माइनॉरिटीज़ दे कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। अभी रिसेंटली एक पिटीशन गया था उनके पास उसके रिगार्डिंग, अभी उसमें पूरा डिसीजन नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी रिसेंटली बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लीजिए कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज़ अ माइनॉरिटी इन वन स्टेट और दी अदर। अगर आप देखें तो हर पर्सन इंडिया में एक माइनॉरिटी ही है, किसी एक स्टेट में किसी दूसरे स्टेट में। आप अपने स्टेट में हो सकता है माइनॉरिटी ना हो, लेकिन दूसरे स्टेट में आप माइनॉरिटी हो जाएंगे। एक कन्नड़ा बोलने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो माइनॉरिटी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे जस्टिस यूयू ललित जी ने ये चीज़ बोली है। एंड देखते हैं डिसीजन क्या आता है। डिसीजन नहीं आया बेसिकली, तो दैट इज़ वन थिंग, लेकिन आपको जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आगे देखें तो पैनल ऑन एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता होगा एंड नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। याद रखिएगा ये पैनल जो है इसको हेड कौन करेगा? फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो संजय अग्रवाल जी हैं, ही विल बी हेडिंग दिस पैनल ऑन एमएसपी एंड दिस पैनल विल बी हेडेड बाय संजय अग्रवाल। याद रखिएगा ही वॉज द फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। ये आपको याद रखना है पैनल कौन हेड कर रहा है। ये पैनल है एमएसपी और नेचुरल फार्मिंग पे। एमएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो
एमएसपी का रिकमेंडेशन है वो CACP देता है, CACP उसका रिकमेंडेशन देता है बॉडी, और इसको अनाउंस कौन करता है, तो CCEA इसको अनाउंस करता है, ठीक है ना। और दिस इज द वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर, 23 के लिए अनाउंस की जाता है, आपका एमएसपी अनाउंस करता है, और जो आपका शुगर केन है उसके लिए इसको फ्री एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, FRP बोलते हैं शुगर केन के लिए, ठीक है ना। बाकी कोपरा, राइस हस्ड और है ना, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए भी ये दिया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। क्रिप्टो लॉ नीड्स ग्लोबल टीम वर्क, फिनेंस मिनिस्टर। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया एक बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी साइटिंग द डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो एक आपको याद रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो रिकमेंड क्या किया है कि क्रिप्टो करेंसीज पे बैन हो जाए, बैन होना चाहिए, बिकॉज इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है करेंसी कंट्री की मॉनेटरी उस पर। और दूसरी चीज़ ये स्पेकुलेटिव बेस्ड है, मतलब स्पेकुलेशन बेस्ड, मतलब कि पूरी की पूरी स्पेकुलेशंस पे चलता है, उसके ऊपर इसकी प्राइसेस बढ़ती घटती है। फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि क्रिप्टो लॉ लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको ग्लोबली एक टीम वर्क करना पड़ेगा प्रॉपर, है ना, हर कंट्री के साथ मिल करके, तभी हम एक इम्पैक्टफुल लॉ ला पाएंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।